हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह कक्षा 12th के बायोलॉजी का क्लास चल रहा है और मैं आज अध्याय 5 का क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं। इस चैप्टर का मैंने एक पार्ट पहले ही बना दिया है, जिसे मैंने क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करके बताया था। आज यह दूसरा वीडियो है और इसमें मैं आपको प्रश्न संख्या आगे 5 से आगे का जो प्रश्न है और उसका उत्तर वो समझाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है, परीक्षार्थ संकरण की परिभाषा लिखो और चित्र बनाओ। यानी आपको परीक्षार्थ संकरण का परिभाषा लिखना है और चित्र बनाना है। देखिए, परीक्षार्थ संकरण होता क्या है पहले ही जान लेते हैं। फिनोटाइप को देखकर जीनोटाइप संरचना ज्ञात करना संभव नहीं है। जैसे कि F1 या F2 के लंबे पौधे का जीनोटाइप TT है या TT है, यानी प्रभावी वाला है या अप्रभावी वाला है, बाहर से देखकर यह ज्ञात नहीं हो सकता है। ठीक है, जब किसी जीव के किसी लक्षण का जीनोटाइप ज्ञात करना होता है, तब उस जीव का संकरण अप्रभावी लक्षण वाले शुद्ध जनक से कराया जाता है। ऐसे संकरण को परीक्षार्थ संकरण या फिर परीक्षार्थ कहता है। परीक्षार्थ का संकरण के पश्चात प्राप्त संतति की दो अवस्थाएं प्राप्त होती है। पहला तो ये होगा कि सभी संतति प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करते हो, या दूसरा क्या है कि 50% संतति लक्षण प्रभावी लक्षण तथा 50% संतति अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करते हो। चलिए अब फिगर के माध्यम से इसको समझते हैं। मान लीजिए कि यह कोई पुष्प है और इसमें यह पुष्प किस कलर का है, तो यह पुष्प है सफेद यानी व्हाइट कलर का है। ठीक है, और सफेद के लिए यूज किया है W और वायलेट के लिए यूज किया गया है छोटा W। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता है कि ये सफेद तो है, लेकिन ये नहीं पता है कि इसका जीनोटाइप WW है, यानी दोनों कैपिटल वाला W है, या फिर एक कैपिटल और एक स्मॉल है। अब इस चित्र को समझने के लिए आपको मेरे इस वीडियो का जो इस चैप्टर 5 का पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन है ना, पूरे चैप्टर का जो मैंने चैप्टर को समझाया है स्टेप बाय स्टेप, उस वीडियो को देखिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ, लेकिन उसको आपको देखना होगा तभी आप समझ पाएंगे। अगर इसका जीनोटाइप WW होगा तो इसका अप्रभावी लक्षण वाले जो अप्रभावी लक्षण वाले पुष्प हैं उनसे संकरण कराएंगे, तब क्या होगा, सभी पौधे वायलेट प्राप्त हो जाएंगे। अगर इसका ये WW होगा यानी एक प्रभावी होगा एक अप्रभावी होगा, तो इसमें क्या होगा कि आधे जो पौधे होंगे वायलेट होंगे और आधे व्हाइट होंगे। ठीक है, अगर आधे वायलेट और आधे व्हाइट होते हैं तो हम लोग कहेंगे कि इसका जीनोटाइप था WW, और अगर सभी पौधे वायलेट होते हैं तो इसका होगा W। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब है प्रश्न संख्या 6 प्रश्न संख्या है कि एक ही जीन स्थल वाले समयुग्मजी मादा और विषम युग्मजी नर के संकरण से प्राप्त संतति पीढ़ी के फिनोटाइप विवरण का पेनेट वर्ग बनाकर प्रदर्शन करो। यानी क्वेश्चन समझ लीजिए पहले कि एक ही जीन स्थल है, एक ही जीन अवस्थल वाले समयुग्मजी मादा है और विषम युग्मजी नर है, उसके बीच में संकरण कराना है और संकरण से प्रथम पीढ़ी की संतति का फिनोटाइप क्या होगा उसका विवरण आपको पेनेट वर्ग के द्वारा करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूं। देखिए उत्तर, गुण सूत्रों पर विभिन्न लक्षणों वाले जीन एक निश्चित स्थल पर स्थित होते हैं। एक ही जीन स्थल वाले समयुग्मजी मादा जैसे शुद्ध नाटे पौधे और विषम युग्मजी नर जैसे लंबे संकरण पौधे के मध्य संकरण कराने पर प्राप्त प्रथम पुत्रीय संतति सदस्यों में 50% प्रभावी लक्षण और 50% क्या होता है विषम युग्मजी और समयुग्मजी प्रभावी वाले होते हैं। यानी 50% क्या होते हैं प्रभावी वाले होते हैं और 50% अप्रभावी वाले होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें क्या लेना था, समयुग्मजी अप्रभावी, तो यह है प्योर ड्वार्फ, यानी यह क्या है अप्रभावी है, और दोनों टी है, एक जैसा टी है, तो इसे कहेंगे समयुग्मजी। ये पौधा है समयुग्मजी अप्रभावी है। और ये देखिए इसमें कैपिटल टी है कि स्मॉल टी है, इसे कहेंगे विषम युग्मजी है। यह
विषम युग्मजी है, ठीक है, और ये हाइब्रिड टॉल है, हाइब्रिड है और टॉल है। अब इन दोनों के बीच में आपको संकरण कराना है, तो इसका गैमेट बना लीजिए। अगर ये टी टी है यानी इसके जो जीन है टी टी है तो इसके दो गैमेट बनेंगे, एक दोनों छोटा छोटा टी होगा, और ये हेट्रोजाइगस है तो इसके भी दो गैमेट्स बनेंगे, तो एक कैपिटल टी होगा एक स्मॉल टी होगा। अब इनको पेनेट वर्ग के माध्यम से समझाना है, तो डायरेक्ट आ जाइए यहाँ पे। पेनेट वर्ग के लिए क्या करते हैं, ये वर्ग बना लिए हैं, एक तरफ क्या करना है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेता हूं मैं, कहा था, हाँ प्रथम पीढ़ी का पेनेट वर्ग बनाना था, ठीक है, तो हमें केवल प्रथम पीढ़ी का पेनेट वर्ग बनाना है। अब देखिए, ठीक है, तो देखिए प्रथम पीढ़ी का पेनेट वर्ग बनाने के लिए क्या करना है, आपको ऐसा जो संरचना होता है इसी को तो कहते हैं पेनेट वर्ग, और पेनेट वर्ग में ऐसे 4 बॉक्स बना लेना है। इन युग्मकों को रख लीजिए, तो जो फीमेल का है ये है टी और टी, स्मॉल टी दोनों है, और ये जो मेल का है एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। अब इन दोनों क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस करा देते हैं। इस टी का क्रॉस इस टी से होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। उसी तरह इस टी का इस टी से होगा तो स्मॉल टी, और ऐसे कीजिएगा तो स्मॉल टी। इस स्थिति में क्या हो रहा है, जो 50% पौधे हो रहे हैं वो हाइब्रिड हैं, और 50% के हैं कौन से हैं, अप्रभावी हैं। बस इतना ही पेनेट वर्ग बना करके आपको बताना था। प्रश्न संख्या 8, दो विषम युग्मजी जनकों का क्रॉस किया गया, यानी एक मेल है यह और ये फीमेल है। आपको पता है मेल दिखाने के लिए सर्कल बनाकर एरो बनाते हैं, और फीमेल दिखाने के लिए सर्कल बना करके नीचे टी जैसा आकृति बनाते हैं। तो ये है मेल और ये है फीमेल। तो दो विषम युग्मजी का क्या किया गया है, क्रॉस कराया गया है। मान ले दो स्थल संलग्न है, दो जगह पे क्या है, संलग्न है, तो द्विशंकर क्रॉस में F1 पीढ़ी के फिनोटाइप के लक्षण का वितरण क्या होगा। तो देखते हैं क्या होगा F1 पीढ़ी के फिनोटाइप का वितरण। इस स्थिति को निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है। समझने के लिए पहले हम एग्जाम्पल लेंगे कि मीठी मटर यानी स्वीट पी, मीठा मटर है, मीठी मटर में फूल का रंग नीला लाल रंग पर प्रभावी है, यानी यहाँ पे जो नीला रंग है उससे बी, ब्लू से दिखा रहे हैं बी से, और स्मॉल बी से दिखा रहे हैं लाल रंग को, नीला बी लाल स्मॉल बी। तो नीला रंग क्या है, जो नीला रंग है कैपिटल बी वो स्मॉल वाले बी पे प्रभावी है। इसी प्रकार लंबा परागकण, जो लंबे वाला परागकण है एल, वह गोल परागकण स्मॉल एल पर प्रभावी है। अब इसके लिए हम लोग युग्मक बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा गया था हमें विषम युग्मजी जनक लेना है, एक नर होगा और एक मादा होगी। अब इसका युग्मक देखिए, तो यहाँ देखिए एक नर और एक मादा मान लीजिए, ये विषम युग्मजी है इसलिए इसको बी बी लिया गया है, यानी ये जो कैपिटल बी दिखा रहे हैं वो नीले रंग को दिखा रहा है ब्लू, और एल दिखा रहा है लंबे, यानी यह नीले पुष्प और लंबे परागकण वाले हैं, और ये भी नीले पुष्प और लंबे परागकण वाले हैं। अब इनका युग्मक बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे यह दो प्रकार की युग्मक बनाएंगे। दो प्रकार की युग्मक क्यों बनाएंगे, क्योंकि जीन संलग्न है, जीन संलग्न है इसलिए दो प्रकार के ही युग्मक बनेंगे, ठीक है। अब ये दो युग्मक कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए संलग्न है तो एक बीएल होगा और एक बीएल होगा, यानी एक प्रभावी वाला बीएल होगा बड़ा वाला और एक स्मॉल वाला। अब इनका हम लोग क्या करते हैं, संकरण करा देते हैं। मान लीजिए कि यह नर का है, यहाँ तक ये क्या है, ये नर के युग्मक है और ये मादा के युग्मक है, ठीक है। ये हम ऐसे बनाते हैं, ये नर है और ये क्या है, मादा है। अब देखिए यदि इस युग्मक का संकरण मादा के इस वाले युग्मक से हो तब क्या होगा, इसका जो जीनोटाइप होगा वह हो जाएगा बी बी एल एल। उसी तरह अगर इसका संकरण इस वाले से हो तो इसका होगा बी बी एल एल। साइज आप देख लीजिएगा प्रभावी और अप्रभावी। ऐसे ही इसका इससे होगा तो ये होगा, और इसका इससे होगा तो ये होगा। अब हमें 4 तरह के पौधे प्राप्त हुए। ये वाला पौधा कैसा होगा, ये पूरा कैसा होगा, नीला होगा और लंबे परागकण वाला होगा, नीला पुष्प और लंबा परागकण। ये क्या होगा, यहाँ पे कैपिटल बी है इसके मतलब यह नीला होगा, और कैपिटल एल है मतलब लंबे परागकण वाला होगा। यह भी नीला पुष्प और लंबे परागकण वाला होगा, और यह लाल पुष्प
और छोटे परागकण वाला होगा। यानी अगर जीनोटाइप का अनुपात हम लोग देखें, जीनोटाइप, ठीक है, तो जीनोटाइप का अनुपात क्या होगा, 1:2:1। लेकिन हमें फिनोटाइप टाइप का अनुपात बनाना है, तो फिनोटाइप मतलब जो बाहर से हमें दिखाई देगा, तो फिनोटाइप का अनुपात क्या होगा, ये देखिए 3 पौधे ऐसे हैं जो नीले पुष्प और लंबे परागकण वाले हैं, तो ये हो जाएगा 3:1, जो यहाँ पे दिखा भी है। अनुपात क्या होगा, 3:1 होगा। और जनकीय अनुपात कितना होगा, यह 0% होगा, और पुनर्संयोजन भी 0% होगा। प्रश्न संख्या 9, अनुवांशिकी में टी.एच. मॉर्गन के योगदान का संक्षिप्त वर्णन करें। यानी जो टी.एच. मॉर्गन थे साइंटिस्ट, उनके बारे में बताना है कि उन्होंने क्या क्या योगदान दिया अनुवांशिकी में। टी.एच. मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई यानी ड्रोसोफिला पर प्रयोग किए, वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सत्यापन भी किया इन्होंने। उनका योगदान निम्नलिखित है अनुवांशिकी में। मॉर्गन का योगदान देखिए क्या क्या उनका योगदान है। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में अनेक संलग्न समूहों की खोज की। दूसरा, ड्रोसोफिला में सफेद आंख वाली महत्वपूर्ण मक्खी खोज का श्रेय मॉर्गन को ही जाता है। तीसरा, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में अनेक एक संकर और द्विसंकर प्रयोग किए। लिंग संलग्न वंशागति संबंधित समझ विकसित करने के लिए में भी मॉर्गन का योगदान है। जीन मैपिंग के संबंध में मॉर्गन ने उल्लेखनीय कार्य किया, और उन्होंने अनुवांशिकी में क्रोमोसोम की भूमिका संबंधित शोध कार्य हेतु 1933 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। तो उन्होंने बहुत योगदान दिया है अनुवांशिकी में। प्रश्न संख्या 10 है, वंशावली विश्लेषण क्या है, यह विश्लेषण किस प्रकार उपयोगी है। देखिए, वंश आरेख या वंश वृक्ष के रूप में अनुवांशिक विशेषकों या अनुवांशिक विशेषकों का 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों का अभिलेख वंशावली विश्लेषण कहलाता है, वंशावली कहलाता है। इनका विश्लेषण या अध्ययन ही वंशावली विश्लेषण है। मानव रोगों से संबंधित जो लक्षण होते हैं, लक्षण मानव रोगों से संबंधित हो सकते हैं या बिना किसी महत्व के भी हो सकते हैं। अब देखिए इनका महत्व कौन कौन सा है। महत्व, चूंकि मनुष्य में कंट्रोल संकरण संभव नहीं, अतः अनुवांशिकी विकारों का अध्ययन वंशावली विश्लेषण से किया जा सकता है। ठीक है, तो वंशावली विश्लेषण से क्या कर सकते हैं हम लोग, अनुवांशिक विकारों का अध्ययन कर सकते हैं। किसी दंपति को उनकी संतान में होने वाली अक्षमताओं के बारे में बताया जा सकता है, यानी किसी दंपति को उनकी संतान में क्या असामान्यताएं उत्पन्न हो सकती हैं उन्हें भी बताया जा सकता है। तीसरा है, इसमें मनुष्य के लिंग संलग्न रोगों के संबंधी समझ भरी है, यानी इसी के कारण मनुष्य समझ सकता है कि लिंग संलग्न संबंधी रोग कौन कौन से हैं और वो किस प्रकार से फैलते हैं। मानव अनुवांशिकी में वंशावली अध्ययन एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है। इसका उपयोग विशेष लक्षण और सामान्यता या रोग का पता लगाने में भी किया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। देखिए, मनुष्य में लिंग निर्धारण XY प्रकार का होता है, ये तो आप जानते हैं। तो लिंग निर्धारण की XY क्रिया विधि, इसमें क्या होता है कि इस विधि में स्त्री के दोनों लैंगिक गुणसूत्र XX होते हैं, जबकि पुरुष में एक लिंग गुणसूत्र X तथा दूसरा Y होता है। स्त्री में अंडजनन द्वारा बने सभी अंडाणुओं के दैहिक गुणसूत्रों का अगुणित सेट यानी X लैंगिक गुणसूत्र होता है। इस प्रकार सभी अंडाणु जीन संरचना एक समान होते हैं, अतः स्त्री समयुग्मकी लिंग कहते हैं। इसके विपरीत पुरुष में शुक्राणुजनन में बने 50% शुक्राणु दैहिक गुणसूत्र का अगुणित सेट X तथा Y होते हैं। गुणसूत्र व कुछ शुक्राणुओं में दैहिक गुणसूत्रों का एक अगुणित सेट Y होता है। यहाँ पे थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो देखिए आपको बस यहाँ पे याद रखना है। आप डायरेक्ट यहाँ पे भी आप रेफर कीजिए जो मैंने आपको इसके एक्सप्लेनेशन में, इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में जो टॉपिक कवर किया है मानव में लिंग निर्धारण। ठीक है, तो लिंग निर्धारण किस मानव में किस प्रकार का होता है, X और Y प्रकार का होता है। ठीक है, XY प्रकार का होता है। नर में XY युग्मक होते हैं, जबकि मादा में केवल X और X होता है। यदि नर का X युग्मक मादा के X वाले से संलयित होता है तो शिशु का जो लिंग होता है वो मादा होता है और जीनोटाइप होता है XX। वैसे ही अगर ये वाला X इस वाले X से मिल जाए तब क्या होगा, फिर XX हो जाएगा और शिशु का लिंग मादा हो जाएगा।
लेकिन इस ये वाले एक्स अगर इस वाई से मिले तो नर बनेगा और उसका जीनोटाइप होगा एक्स वाई। उसी तरह अगर ये वाला एक्स इस वाले एक्स से बने तभी एक्स वाई बनेंगे और उसका भी लिंग होगा नर। यानी मादा में हमेशा चांस होता है कि 50% क्या होगा, लड़कियां बनेगी और 50% लड़के बनेंगे। यानी 50% शिशुओं का लिंग पुरुष होगा जबकि 50% का स्त्री होगा। इसे इस फिगर द्वारा देख सकते हैं। बाकी आपको मैंने जो चैप्टर में बताया वहां से लिखिएगा तो बेहतर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 12 है, शिशु का रुधिर वर्ग ओ है, पिता का रुधिर वर्ग ए है और माता का बी है। जनकों में के जीनोटाइप मालूम करें और अन्य संतति के प्रत्याशित जीनोटाइप की जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, यानी आपको बताना है कि एक शिशु है जिसका रुधिर वर्ग ओ है, पिता का ए है और माता का बी है। अब आपको बताना है कि उनका जीनोटाइप क्या होगा। ठीक है, और अन्य जो उनकी संततियां होगी उनके जीनोटाइप की जानकारी क्या होगी ये बताना है। देखिए रुधिर वर्गों की वंशागति, मनुष्य में रुधिर वर्ग बहु एलील का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि बहु दो से ज्यादा एलील द्वारा निर्धारित होता है। शिशु का वर्ग रुधिर वर्ग ओ है, अतः जीनोटाइप टू, जीनोटाइप केवल टू ही होगा, अन्य कोई नहीं, क्योंकि इसे एक पहला अपने पिता व दूसरा एलील अपनी मां से मिला है, अतः उसके पिता व माता का रक्त समूह ए और बी के लिए समयुग्मजी होना चाहिए, तभी वह शिशु के लिए एक एलील का योगदान कर सकेंगे। अतः पिता का रक्त समूह ए आई तथा माता का बी आई होना चाहिए। देखिए कहने का मतलब ये है कि जो शिशु है उसका लिंग, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, यानी उसके शरीर में ये आई आई जीन ही होंगे। ठीक है, दो ही जीन होंगे, एलील होंगे, मतलब ये वाले एलील। तो इसके माता में क्या होना चाहिए, माता का ब्लड ग्रुप बी है, इसका मतलब उसके शरीर का, यहाँ मादा लिखा ना, यहाँ मादा है, यानी उसके शरीर में दो जीन हो सकते हैं, आई बी और आई ए आई। उसी तरह पिता में भी, पिता का ए है तो उसका भी हो सकता है, यह माता हो गया, यह पिता। पिता का क्या हो सकता है, पिता का ही, पिता का अगर ब्लड ग्रुप ए है तो पिता का भी यही हो सकता है। यहाँ पे इस टेबल से समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ देखिए, मान लीजिए कि यह माता है और ये पिता है और ये है शिशु है, यह है शिशु। तो माता का ब्लड ग्रुप है बी, पिता का है ए और शिशु का है ओ। यानी शिशु का जो जीनोटाइप होगा वह आई और आई होगा, यही हो सकता है। यहाँ नहीं लिखता हूं मैं, यहाँ लिखता हूँ आई आई हो सकता है। ठीक है, और आई आई है तभी उसका ब्लड ग्रुप ओ है। इसका मतलब क्या है कि जो पिता का ब्लड ग्रुप अगर ए है तो उसका जीनोटाइप होगा आई ए और आई, वैसे ही माता का होगा आई बी और आई, यही संभव हो सकता है। ठीक है, तो माता और पिता का जीनोटाइप यहाँ पे पता चल गया, यही बताना था। ये भी बताना है कि अन्य उनके जो बच्चे होंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। देखिए उनका ब्लड ग्रुप और कई तरह हो सकता है। यदि मादा से बी जाए और पिता से ए आए तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ से मादा से बी जाए और पिता से आई आए तो केवल ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। उसी तरह पिता से केवल ए जाए, मादा से आई आए तो ए हो सकता है, और तीसरा तो ऑप्शन है ही कि दोनों से आई जाए तो हो सकता है। ठीक है, तो ये सब जो टॉपिक है ना उसके लिए आपको इस चैप्टर का मैंने जो वीडियो बनाया है वो आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। निम्न शब्दों का को उदाहरण समेत समझाएं, सहप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, चलिए इसको बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं सहप्रभाविता यानी कोडोमिनेंस। वंशागति का वह प्रकार जिसमें किसी विषम युग्मजी में दोनों एलील अभिव्यक्त होते हैं उसे सहप्रभाविता कहते हैं। मनुष्य में ए बी रक्त समूह इसका उदाहरण है। ठीक है, यह बहु एलील का उदाहरण भी है। एलील आई ए एंटीजन ए तथा आई बी एंटीजन बी बनाता है।
आई एलील कोई एंटीजन नहीं बनाता। एलील आई ए आई बी दोनों सह प्रभावी हैं। किसी मनुष्य में तीन में से दो एलील हो सकते हैं। जब एलील आई ए और आई बी होता है, इस प्रकार का रक्त समूह ए भी होता है, जो सह प्रभाविता का उदाहरण है। ठीक है, तो इसे आप ब्लड ग्रुप वाला वीडियो देख सकते हैं। ये आंसर कंप्लीट है, बाकी समझने के लिए इसको देख सकते हैं। अपूर्ण प्रभाविता, कुछ पौधों में दो विपरीत लक्षणों के संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में मध्यवर्ती लक्षण प्रकट होता है, अर्थात दो विपरीत लक्षणों में से कोई भी पूर्णतः प्रभावी लक्षण नहीं होता। दोनों लक्षण स्वयं को प्रदर्शित करते हैं। इस विशिष्टता को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इसकी खोज कार्ल कॉलिंस ने 1903 ईस्वी में की थी। जैसे गुलअबास पौधों के एक लाल पुष्प वाले और एक सफेद पुष्प वाले पौधे का संकरण कराया जाता है, तब F1 पीढ़ी में गुलाबी पुष्प वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। जब F1 पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में लाल एवं गुलाबी F2 पीढ़ी में लाल, गुलाबी व सफेद तीनों तरह के पौधे प्राप्त होते हैं, जिनका जीनोटाइप 1:1 होता है। अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी का जीनोटाइप तथा फिनोटाइप का अनुपात 1:2:1 होता है। ठीक है, यानी एक लाल पुष्प है और एक व्हाइट पुष्प है। अगर इन दोनों का संकरण कराया जाए तो पहली पीढ़ी में क्या होता है, केवल पहली पीढ़ी में पिंक यानी गुलाबी, पहली पीढ़ी में गुलाबी पौधे बन जाते हैं। और गुलाबी का मतलब क्या है कि इसमें लाल का भी गुण है और व्हाइट का भी गुण है, यानी न लाल प्रभावित था ना व्हाइट प्रभावित था, दोनों एक दूसरे के साथ अपूर्ण रूप से प्रभावित है, आधे आधे प्रभावित है। इसको कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। अगला प्रश्न है, बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, उदाहरण दे। बिंदु उत्परिवर्तन यानी पॉइंट म्यूटेशन, किसी जीन के किसी एक क्षारक में हुआ परिवर्तन, जैसे वो विलोपन हो सकता है, निवेशन हो सकता है या प्रतिस्थापन हो सकता है। बस इतना याद रखिए, किसी जीन के किसी एक क्षारक में हुआ परिवर्तन बिंदु उत्परिवर्तन कहलाता है। सिकल सेल एनीमिया इसके उदाहरण है, जिसमें हीमोग्लोबिन का बीटा ग्लोबिन श्रृंखला के निर्माण वाले जीन के छठे कोडॉन CAG के बीच क्षारक ए यानी एडेनिन और यूरेसिल द्वारा प्रतिस्थापित हो जाने से GUG बन जाता है। इससे ग्लूटामिक अम्ल की जगह वेलिन कोडित होता है। फलस्वरूप सामान्य हीमोग्लोबिन असामान्य हीमोग्लोबिन में बदल जाता है, यानी जो सामान्य तरह के हीमोग्लोबिन कोशिकाएं होती हैं उनका आकार बदल जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 है, वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया था। तो वंशागति के क्रोमोसोमवाद को शटन व बावेरी ने 1902 ईस्वी में प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो अलिंग अनुवांशिक विकारों के लक्षण सहित वर्णन कीजिए। तो देखिए, कोई दो अलिंग अनुवांशिक विकार को बताना है। तो देखिए, दो में सिकल, एक तो यहाँ पे दो अलिंग सूत्री का मतलब जो अलिंग सूत्री विकार होते हैं उनका लक्षण और उनके बारे में बताना है। तो इस वीडियो को मैं आपको होमवर्क के तौर पे छोड़ देता हूं, क्योंकि मैंने आपको इसके चैप्टर में यह बताया है। वहां से जाकर के आप दो अलिंग विकार वालों के बारे में लिख लीजिएगा। ठीक है, यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।